हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक प्रमुख सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य में से नागमती वियोग खंड को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग नागमती वियोग खंड से पद संख्या 13 को पढ़ेंगे। आज का यह पद पढ़ाने से पहले मैं यह आप लोगों को बताना चाहती हूँ, नागमती वियोग खंड के जो अन्य पद हैं उनसे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो बच्चे इन सारे वीडियो को देखना चाहते हैं वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं, पद के अर्थ को समझ सकते हैं। तो आज हम लोग जिस पद को पढ़ रहे हैं यह पद चैत्र माह से संबंधित है। कवि जायसी ने इस पद में यह बतलाया है कि चैत्र माह में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन रानी नागमती के विरह व्यथा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उनके विरह व्यथा को बढ़ा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुनाती हूँ। चैत बसंता होई धमारी, मोही लेखे संसार उजारी। पंचम विरह पंच सर मारे, रकत होई सगरव बन ढारे। बूढ़ी उठे सब तरीवर पाता, भीजी मजीठ टेसू बन राता। बौरे आम फरे अब लागे, अबहु आऊ घर कंत सभागे। सहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर घूमई संवरी मालती। मोह का फूल भये सब कांटे, दिष्टि परत जस लागहि चांटे। फरी जोबन भय नारंग शाखा, सुआ विरह अब जाई न राखा। घिरनी परेवा होई पीऊ, आऊ बेगू परु टूटी। नारी पराए हाथ है, तो ही बिनु पाव न छूटी। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बताती हूँ। देखिए, चैत यानी चैत्र माह, बसंता यानी बसंत ऋतु, धमारी, देखिए धमारी का अर्थ होता है धमाल मचाना, होता ना, खूब आनंद उल्लास से नाचना गाना। तो ये एक लोकगीत शैली भी है। मोही मतलब मुझे, लेखे मतलब लिए, उजारी मतलब उजड़ा हुआ, वीरान सुनसान जिसको कहते हैं। पंचम, देखिए कोयल की आवाज़, कोयल की जो कुहू की आवाज़ होती है, कुक होती है, उसे ही कहा गया पंचम। पंच सर यानी 5 तीर, कामदेव का 5 तीर। मारे मतलब मारना यानी घायल करना। रकत यानी रक्त, रोई मतलब रोना। सगरो यानी संपूर्ण, वन मतलब जंगल। ढारे मतलब बहाना, ओत प्रोत कर देना। बूढ़ी उठे माने डूब गए। तरीवर मतलब पेड़ पौधे। पाता मतलब पत्ते। भीजी यानी भीग कर। राता यानी लाल। बौरे यानी मंजर आए। फरे यानी फलना। अबहू मतलब अब तो। कंत यानी पति, कौन है? राजा रत्नसेन है। सभागे यानी सौभाग्यवान। सहस यानी सहस्त्र। वनस्पति यानी वनस्पति, पेड़ पौधे। मधुकर भौरे को कहा जाता है। घूमही मतलब मंडराना। संवरी यानी याद करके। मोह कह मतलब मेरे लिए। भय मतलब हो गए हैं। दृष्टि परत मैंने दृष्टि पड़ते ही। जस यानी जैसे। लागही मैंने लगते ही। चांटे यानी चपत। जोबन यानी यौवन। भय मतलब होना। नारंग मतलब नारंगी। शाखा यानी डाली। सुआ यानी तोता। तो सुआ विरह क्या है? तो सुआ रूपी विरह रूपक अलंकार है। राखा यानी रक्षा। घिरनी परेवा यानी लोटन कबूतर। हुई मतलब होकर बनकर। पीयू मतलब प्रिय। बेगी अर्थात जल्दी। टूटी माने टूट पड़ना। देखिए, नारी का 2 अर्थ है, नारी और नाड़ी, दोनों ही अर्थ होगा। तो नारी जब अर्थ है तो रानी नागमती के लिए है। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। पराई यानी दूसरे। हाथ है यानी वश में है। तो ही बिनु यानी आपके बिना। पाव मतलब पाना। छूटी मतलब छुटकारा मिलना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एक शब्द है लेकिन उसके 2 अर्थ हैं। एक है नारी और दूसरा है नाड़ी, इसलिए यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार है। यदि आप अलंकार को जानना चाहते हैं, अलंकार के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं अलंकार से संबंधित वीडियो भी आप लोगों को बनाकर दे सकूं, ताकि आप लोग अलंकार को अच्छी तरह से समझें और उसका लाभ उठाएं। तो अब चलिए मैं इस पद का प्रसंग बताऊंगी और फिर मैं पंक्ति की व्याख्या करूंगी और अंत में विशेष भी लिखवा दूंगी। देखिए, सबसे पहले प्रसंग समझते हैं। प्रसंग जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है
कि राजा रत्नसेन के वियोग में रानी नागमती क्या है, अत्यंत दुखी है। और इसी क्रम में कवि जायसी ने 12 मासा का वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसमें 12 महीने का उल्लेख है। तो ये 12 महीना कौन कौन से हैं ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं ये 12 महीने कौन कौन से हैं, और उनका नाम मैंने वहाँ पर लिख दिया है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह है चैत महीने का वर्णन, यानी प्रत्येक महीना का प्रभाव रानी नागमती के विरह पर किस प्रकार पड़ता है, इसका वर्णन कवि जायसी ने अलग अलग पद में किया है। तो आज का यह पद तो चैत महीने से संबंधित है। तो देखते हैं चैत महीने का क्या प्रभाव पड़ता है रानी नागमती के विरह पर। तो चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। रानी नागमती राजा रत्नसेन के वियोग में अत्यंत दुखी है। अब चैत महीना आ गया, लेकिन अभी तक राजा रत्नसेन के आने की कोई सूचना रानी नागमती को प्राप्त नहीं हुई है। और रानी नागमती राजा रत्नसेन के वियोग में क्या है, जल रही हैं, दुखी हैं, अत्यंत व्यथित हैं। तो रानी नागमती का कहना है कि चैत बसंता यानी चैत ऋतु यानी चैत्र माह आ गया है, यानी बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। चैत्र माह में किस ऋतु का आगमन होता है, बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो बसंत ऋतु में क्या हो रहा है, होई धमारी, यानी चारों तरफ धमाल मचा हुआ। धमाल मचाना माने नाच गाना, चारों तरफ आनंद उत्सव फैला हुआ है। यह एक प्रकार की गायन शैली है, लोकगीत गायन शैली, जिसमें बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी क्या करते हैं, लोग गीत गाते हैं और नाचते हैं। क्योंकि यह गीत जो है होली से संबंधित है, तो इसका संबंध कहाँ से है, आरंभ कहाँ से माना जाता है, ब्रजभूमि से माना जाता है। तो ये जो धमार है आयोजन हो रहा है, चारों तरफ आनंद उल्लास का माहौल छाया हुआ है। तो रानी इसलिए जो चाहती हैं कि ऐसे समय में राजा रत्नसेन जो है उनके पास वापस आए। तो इसलिए रानी कहती है कि चैत का माह आ गया है और चारों तरफ बसंत का आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, चारों तरफ धमार का आयोजन हो रहा है, लेकिन राजा रत्नसेन अभी तक नहीं आए। मोहि लेखे संसार उजारी। और इस प्रकार का आनंद उत्सव हर्षोल्लास का वातावरण चारों तरफ होने पर भी राजा रत्नसेन के बिना रानी नागमती को ये चारों तरफ का वातावरण कैसा लगता है, मानो उजड़ा हुआ है। ये सारा संसार वीराना लगता है, सारा संसार उजड़ा हुआ प्रतीत होता है। पंचम विरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरो बंढारे। रानी नागमती कहती हैं कि कोयल का जो स्वर है वो पंचम कहलाता है। तो कोयल का जो स्वर बहुत मीठा है, पंचम कहलाता है जो स्वर, वो स्वर भी रानी नागमती को विरह के कारण यानी राजा रत्नसेन से बिछोड़ने के कारण पंचसर यानी कामदेव के पंचवान की तरह क्या लग रहा है, मारे यानी उन्हें घायल कर रहा है। यानी कोयल की जो कूक है, कोयल की जो कूकने की आवाज़ है, जो इतनी मीठी आवाज़ है, वह भी राजा रत्नसेन के वियोग के कारण उन्हें कामदेव के वान के समान प्रतीत हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये उन्हें घायल कर दे रही है। कोयल की जो स्वर है वो रानी नागमती को घायल कर दे रही है, विरह के दुख से भर दे रही है। रकत रोई सगरो बंढारे। और रानी नागमती कहती हैं कि वियोग में रानी नागमती के आँखों से क्या हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, रानी नागमती रो रही हैं। रकत रोई, उनके आँखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये आंसू जल नहीं है, ये रक्त के आंसू है। यानी रानी की व्यथा कितनी अधिक बढ़ गई है, रानी कितनी अधिक व्यथित है कि रानी के आँखों से रक्त के आंसू बह रहे हैं। और उस रक्त के आंसू से क्या होता है, देखिए, सगरो बंढारे, संपूर्ण जंगल जो है ओत प्रोत हो गया है। किससे, रक्त से। संपूर्ण जंगल जो है रक्त से ओत प्रोत हो गया है, पूरे जंगल में रक्त की नदी जैसे मानो बह गई हो। तो यहाँ रक्त का क्या अर्थ है, यहाँ पर चूँकि चारों तरफ हम लोग क्या देखते हैं, बहार ही देखते हैं, फूल ही फूल देखते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग बसंत ऋतु में क्या देखते हैं, पलाश के फूल को देखते हैं, टेसू के फूल देखते हैं। ये जो लाल रंग के होते हैं ना, इसीलिए इसको माना गया है कि मानो रानी के आँखों से बहने वाले जो आंसू हैं, रक्त के आंसू हैं, उससे सारा वन ओत प्रोत हो गया। क्योंकि फूल खिले हैं, लाल लाल रंग के चारों तरफ फूल हैं, ये फूल को ही मान लिया गया है मानो रानी के आँखों से बहने वाले रक्त के आंसू से पूरा जंगल जो है भर गया है, ओत प्रोत हो गया है।
बूढ़ी उठे सब तरीवर पाता भीजी मजीद टेसू बन रहा था। अब यहाँ पर रानी नागमती यही बात कहती कि बूढ़ी उठे मैंने डूब गए, सब मैंने सभी, तरीवर मतलब पेड़ पौधे, पाता मतलब पत्ते, पेड़ के जितने भी पत्ते हैं सभी क्या हैं, इसी रक्त के जो लाल रंग है उससे ढक गए। यानी कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग सभी जानते हैं कि चैत महीना से पहले हम लोग फागुन का वर्णन पाएँ, वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि पत्ते झड़ गए हैं। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जब पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं तो अब पेड़ की शाखाएं क्या है, फूलों से लद गई है, वहाँ सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि पूरा पेड़ पौधे जितने हैं उनके जो पत्ते हैं मानो फूल से ढक गए हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके जो पत्ते हैं वे सारे किस में डूब गए हैं, इसी रानी के आंखों से बहने वाले रक्त के आंसू में। तात्पर्य क्या हुआ, चारों तरफ फूल ही फूल है। भीजी मजीठ टेसू बन रहा था। इसके साथ ही साथ रानी नागमती के आंखों से बहने वाले आंसुओं से क्या हुआ है, मजीठ और टेसू का जो जंगल है वह भी पूरा भीग कर लाल हो गया है। तो ये भीग कर लाल क्यों हो गया है, क्योंकि चारों तरफ के प्राकृतिक वातावरण को आप सोचिए कि बसंत ऋतु है और इस समय जो पलाश के फूल खिल गए हैं, टेसू के फूल खिल गए हैं, ये सारे फूलों का रंग तो लाल रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। तो चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं और इसी को माना गया है मानो रानी के आंखों से बहने वाले रक्त के आंसुओं से ये सारा वातावरण क्या है, भीगा हुआ है। ये टेसू का जंगल, मजीठ का जंगल मानो भीगा हुआ है। बौरे आम फरे अब लागे अबहू आऊ घर कंत सभागे। रानी नागमती राजा रत्नसेन को कहती हैं कि हे सौभाग्यवान राजा रत्नसेन, अबहू आऊ घर, अब तो घर आ जाओ। और क्यों, बौरे आम फरे अब लागे, कि आम के पेड़ पर मंजर आ गया है। बौरे आम, आम बौरा गए, यानी आम के पेड़ पर मंजर आ गए हैं। फरे अब लागे, अब आम फलने भी लगे हैं। अबहू आओ घर कंत सभागे। हे राजा रत्नसेन, आप अब तो घर वापस आ जाइए। सहज भाव फूली बनस्पति मधुकर घूमई संवरी मालती। रानी नागमती का कहना है कि जितने भी वनस्पति यानी पेड़ पौधे हैं उनमें क्या हो रहा है, सहस्र भाव, सहस्त्रों भाव क्या हुआ, पुष्पित हो गई, यानी फूल जो खिले हैं वो सहस्त्रों भाव को लेकर खिले हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ये रंग बिरंगे फूल ही क्या है, भाव हैं। तो पेड़ पौधों में फूलों की बहार छा गई है। मधुकर घूमई संवरी मालती, और मधुकर यानी भौरा भी क्या कर रहा है, मालती फूल को याद करके उस पर मंडरा रहा है, यानी भौरों को भी क्या है, फूलों की याद आ गई है। यहाँ पर सिर्फ एक मालती का उल्लेख है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फूल होते हैं जिस पर भौरा मंडराता है। तो रानी नागमती का कहना है कि भौरा जो है वो भी फूलों को याद करके क्या है, उस पर मंडरा रहे हैं, फूलों के समीप आ गए हैं। मोह का फूल भय सब कांटे, दिष्टि परत जस लाग ही चाटे। रानी नागमती को ऐसा प्रतीत होता है कि मोह का फूल माने मेरे लिए जितने भी फूल हैं, भय सब कांटे, सब मेरे लिए कांटे बन गए हैं। यानी जो कुछ भी फूल हैं वो सभी फूल मेरे लिए कांटे यानी दुखदाई बन गए हैं। क्योंकि फूल होता है सुख के अर्थ में, फूल का प्रयोग हमेशा सुख के अर्थ में होता है, खुशी के अर्थ में होता है, और कांटा का प्रयोग हम लोग दुख के अर्थ में करते हैं। तो रानी नागमती कहती है कि जो कुछ भी सुखदाई है, जो कुछ भी सुख देने वाला है, वह सब कुछ रानी नागमती के लिए कष्टदायी बन चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि चारों तरफ का जो वातावरण है वो सारा वातावरण रानी के लिए कैसा प्रतीत हो रहा है, कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। यानी चारों तरफ जो फूल खिले हैं उसे देखकर यद्यपि मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, परंतु राजा रत्नसेन के वियोग में रानी नागमती को कोई भी प्रसन्नता नहीं होती बल्कि दुख होता है। दिष्टि परत जस लाग ही चाटे, और रानी नागमती कहती है दिष्टि परत, जहाँ तक उनकी दृष्टि जाती है तो उन्हें क्या दिखाई देता है, फूल ही फूल दिखाई देता है, और फूल से उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, फूल को देखकर उन्हें दुख मिलता है। इसलिए कहती हैं कि उन फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे लाग ही चाटे, जैसे उसे किसी ने
चांटा मारा हो, यानी किसी को अगर चांटा मारा जाए तो जो तकलीफ़ होती है वह तकलीफ़ रानी नागमती को इन सारे फूलों को देखकर हो रही है। यानी यहाँ पर फूल जो है रानी नागमती के दुख को और बढ़ा देता है। फरी जोबन भय नारंग शाखा सुआ विरह अब जाई ना राखा। यहाँ पर कवि जायसी ने रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है और बताया है कि रानी नागमती का शरीर क्या है, नारंगी की शाखा की तरह है, जिसमें क्या हो गया है, यौवन फल फूल उठा है, यानी यौवन से भर गया है। सुआ बिरह अब जाई न राखा, और इस शरीर को, इस यौवन को कि वह अब रक्षा नहीं कर पा रही है, क्योंकि सुआ यानी तोता, यानी तोता रूपी विरह जो है रानी के शरीर को नष्ट कर देगा। रानी नागमती इस विरह से अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर कवि जायसी ने रूपक के माध्यम से रानी नागमती के विरह को प्रस्तुत किया है कि रानी नागमती का शरीर किस तरह से है, नारंगी के वृक्ष की भांति है जो यौवन से भर उठा है, और तोता एक विरह के रूप में है जो विरह रानी नागमती के यौवन को समाप्त कर देगा, और रानी नागमती इस विरह से अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी। कहीं ने अब जाई न राखा, यानी अब वो रक्षा नहीं कर पा रही हैं। किससे रक्षा नहीं कर पा रही है, सुआ यानी तोता से। ये तोता क्या है, विरह रूपी तोता है। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। अब देखिए, घिरनी परेवा हुई पियो आओ बेगू परी टूटी। अब रानी नागमती राजा रत्न सेन से कहती है कि आप घिरनी परेवा, घिरनी परेवा मतलब लोटन कबूतर, तो लोटन कबूतर होकर आप आइए। पियू मतलब प्रिय, हे प्रिय आप लोटन कबूतर बनकर आइए। आओ बेगी पर टूटी, और आकर, बेगी मने जल्दी, परु मने पर, टूटी मने टूट पड़िए। आप जल्दी आकर टूट पड़िए। किस पर टूट पड़ना, क्योंकि विरह पर, क्योंकि विरह से वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है। तो रानी नागमती राजा रत्न सेन से कहती है कि हे प्रिय आप जल्दी आइए, और किस रूप में आइए, लोटन कबूतर के रूप में आइए, और विरह पर टूट पड़िए। नारी पराए हाथ है तो ही बिनु पाव न छूटी, क्योंकि वह कहती है कि नारी यानी स्वयं रानी नागमती स्त्री पराए हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में है। ये दूसरा हाथ कौन है, विरह का हाथ है, विरह के हाथ है। तो ही बिनु पाव न छूटी, तो ही मतलब आपके, तुम्हारे, बिनु मतलब बिना, पाव न छूटी यानी छुटकारा नहीं पाना। तो रानी राजा रत्न सेन से कहते हैं कि आप जल्द आइए, क्योंकि आपकी स्त्री जो है पराए हाथ में है, दूसरे के हाथ में है, यानी दूसरा कौन है, विरह के हाथ में है, और आप ही आकर मुझे इससे छुटकारा दिला सकते हैं, आपके बिना मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक और अर्थ है, नारी यानी नाड़ी यानी नब्ज कहते हैं। तो यहाँ पर रानी नागमती कहती है कि आपकी जो नाड़ी यानी स्त्री की जो नब्ज है वो किसके हाथ है, यमराज के हाथ है। तो आप जल्द से जल्द आइए और मुझे यमराज के हाथों से बचाइए। तो इस प्रकार कवि जायसी ने चैत्र माह का वर्णन किया है। ये चैत्र माह में बसंत का आगमन हो गया है, चारों तरफ धमार का आयोजन हो रहा है, चारों तरफ का वातावरण हर्षोल्लास से भरा हुआ है। हम अपने चारों तरफ के प्राकृतिक वातावरण की बात करें तो चारों तरफ टेसू के फूल खिले हुए हैं, पलाश के फूल खिले हुए हैं। ये सारे फूल लाल रंग के होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रानी नागमती के आँखों से बहने वाले रक्त के आंसुओं से सारा वातावरण जो है रक्तिम हो उठा है, लाल हो उठा है। इसके साथ ही साथ रानी नागमती का यह कहना है कि आम में मंजर आ गए हैं, आम फलने लगा है। तो राजा रत्न सेन जल्द से जल्द उनके पास आए और विरह से उनकी रक्षा करें। इस प्रकार चैत्र माह के वर्णन के माध्यम से कवि जायसी ने रानी नागमती के विरह का बड़ा ही मार्मिक चित्र उपस्थित किया है। तो अब चलिए विशेष देख लेते हैं। विशेष, पहला, प्रस्तुत पद में कवि जायसी ने रानी नागमती के विरह व्यथा को अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा, कवि जायसी ने 12 मासा के अंतर्गत चैत्र माह का वर्णन करने के साथ बसंत ऋतु का भी सुंदर चित्र उपस्थित किया है।
तीसरा देखिए, बसंत के आगमन की सूचना कोयल की कूक से होती है और चारों तरफ मजीठ और टेसू के लाल लाल फूल प्रस्फुटित हो जाते हैं। आम के पेड़ में मंजर आ जाते हैं, फूलों पर भंवरा मंडराने लगते हैं। यह सब रानी नागमती के विरह को बढ़ाने में उद्दीपक की भूमिका निभाते हैं। अतः कवि जायसी ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। चौथा, कवि जायसी की भारतीय संस्कृति यानी लोक संस्कृति व परंपरा संबंधी जानकारी इस पद में दिखाई देती है। उन्होंने धमार, जो एक विशेष गायन शैली, इसका उल्लेख किया है। होरी गायन का प्रचलन लोकगीत के रूप में बहुत काल से चला आया है, खासकर ब्रज के क्षेत्र में, जहाँ पर स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, गाते हैं। पांचवा, पंचसर यानी कामदेव के 5 बाण हैं। ये पुष्प बाण हैं। कमल, अशोक, आम, नवमल्लिका और नीलोत्पल के फूल जो होते हैं उस कामदेव के वाण में होते हैं। छठा देखिए, प्रस्तुत पद में दोहा और चौपाई छंद है। तो चलिए दोहा और चौपाई किसे कहते हैं यह भी जान लें। देखिए दोहा, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। अंत में गुरु और लघु वर्ण होते हैं, तो प्राय दूसरे और चौथे चरण में ही होता है। चौपाई, यह मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु होता है। तो यह है दोहा और चौपाई की परिभाषा। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। 7 नंबर, प्रस्तुत पद में निम्न अलंकार हैं। पहला, उपमा अलंकार, दिष्टि परत जस लागहि चाटे। दूसरा, रूपक अलंकार है, फरी जोबन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाई ना राखा। तीसरा, श्लेष अलंकार है, नारी पराए हाथ है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि नारी शब्द का 2 अर्थ है, एक है नारी और एक है नाड़ी। अगला देखिए 8 नंबर, काव्य भाषा ठेठ अवधि है। और 9 नंबर क्या है, देखिए प्रमुख रस क्या है, विप्रलंब या वियोग श्रृंगार है। तो ये है विशेष। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पद का अर्थ मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है, जिस तरह से विशेष बतलाया है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।